हेलो एवरीवन। सो कैपिटल मार्केट थीम को हम डिस्कस करेंगे आज। ये पार्ट वन है। मतलब दो पार्ट्स होंगे। इसमें हम जितनी भी ब्रोकिंग कंपनीज हैं, अराउंड 13-14 कंपनीज है, सब पे डिस्कशन करेंगे। फिर आपके जो एक्सचेंज है जैसे बीएसई, एमसीएक्स, उनको डिस्कस करेंगे। डिपॉजिटरीज हो गई आपकी सीडीएसएल, एनएसडीएल, उन पे भी डिस्कशन करेंगे ताकि मतलब हर एक बिजनेस पे हमको क्लियर आउटलुक मिल जाए। जैसे हमने लैंडिंग थीम में सिर्फ जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज हैं उन पे डिस्कशन किया था, और कुछ जो आपने कुछ कंपनीज जो सजेस्ट करी थी उनको कवर किया था। इसमें हम क्या करेंगे, सारे इंडिविजुअल जो कंपनीज हैं उन पे डिस्कशन करेंगे ताकि हमको ये समझ में आ जाए कि कौन सा बिजनेस पे हमको फोकस करना है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जो अभी भी स्ट्रगल कर रहा है, जहां पे मतलब अभी भी बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है, एंड कहां पे रेट ऑफ चेंज प्ले आउट हो रहा है। तो ये सारी चीजों को अच्छे से समझेंगे। फिर जो दूसरा पार्ट होगा उसमें हम मतलब जो कुछ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं उनको डिस्कस करेंगे, एंड उसके अलावा अगर मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग बिजनेसेस लगे कैपिटल मार्केट के अंदर उनको भी ऐड करेंगे। ऑफकोर्स उसमें वो जो आरटीएस हैं आपके, कैम्स हो गया, के फिनटेक हो गया, वो भी उसमें कवर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रोकिंग वाली कंपनी से स्टार्ट करते हैं। तो पहली कंपनी है आपकी ग्रो। अभी एक चीज आप देखोगे, ये जो पूरा ब्रोकिंग स्पेस है इसमें एक कॉमन चीज मतलब एक ट्रेंड चल रहा है इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। हर एक ब्रोकिंग जो प्लेयर है ना, चाहे वो डिजिटल ब्रोकर हो, डिस्काउंट ब्रोकर जैसे ग्रो है, एंजल वन है, या आपके जो फुल सर्विस ब्रोकर्स हैं जैसे आनंद राठी स्टॉक ब्रोकर हो गया, आईएफएल कैपिटल हो गया, या आपका ये जियोजीत फाइनेंशियल हो गया। इन सबका एक ही मोटिव है आज के टाइम पे कि कैसे हमको अपना जो रेवेन्यू बेस है ना उसको डाइवर्सिफाई करना है। मतलब नॉन ब्रोकिंग वाला बिजनेस का जो कंट्रीब्यूशन है उसको इंक्रीज करना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिक्लिकलिटी वाला जो फैक्टर है उसको रिड्यूस करना है बिजनेस से। जैसे अभी लास्ट 17-18 मंथ से जो मार्केट है वो तो छोड़ दो, उससे पहले जो आपका मार्केट था FY24 FY25, वहां पे इन कंपनीज के लिए मतलब एक तरीके से स्ट्रॉन्ग टेलविंड चल रहा था ना। तब तो वॉल्यूम ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी आती थी, और बिजनेस मॉडल इस तरीके का है कि फिक्स कॉस्ट आपका रहता है बहुत कम, उसमें आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलता है। तो उस मतलब वैसा टाइम था, वैसा माहौल था। अभी आप देखोगे लास्ट 17-18 मंथ्स में मतलब एक तरीके से मोमेंटम चल गया है इन कंपनीज के लिए। कई ऐसे बिजनेस हैं जो उस टाइम पे 40-50% का मार्जिन करते थे, अभी आप देखोगे 20-25% का मार्जिन चल रहा है। तो इस सिक्लिकलिटी को हटाने के लिए और बिजनेस को थोड़ा सा और प्रिडिक्टेबल बनाने के लिए हर एक कंपनी आज के टाइम पे वेल्थ मैनेजमेंट जैसा हो गया, या फिर आपका फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना हो गया, इस सारे सेगमेंट के ऊपर फोकस कर रही है। अब ग्रो को आप देखो तो इन्होंने ऑलरेडी लास्ट 2-3 ईयर्स में अपना जो नॉन ब्रोकिंग वाला सेगमेंट है उसको थोड़ा सा ग्रो किया है। इस साल इन्होंने कमोडिटी के अंदर एंटर किया, सितंबर के आसपास इन्होंने स्टार्ट किया था, और अभी 4% के आसपास जो इनका टोटल रेवेन्यू है वो कमोडिटी वाले सेगमेंट से आता है। फिर एमटीएफ भी इन्होंने लास्ट ईयर ही स्टार्ट किया है, तो अभी लगभग 600 करोड़ का बुक बन चुका है इनका एमटीएफ का, एंड टोटल रेवेन्यू का 6% इनका एमटीएफ से आता है। तो अब एक चीज आप देखो, ये जो दो सेगमेंट है कमोडिटी और एमटीएफ, ये मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया, मतलब मोटा मोटा 1-1.5 साल हुआ दोनों को स्टार्ट किए, लेकिन आज मेरा जो 10% रेवेन्यू है वो इन दोनों सेगमेंट से आता है। तो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन मैंने किया यहाँ पे। फिर इसके अलावा कंपनी ने क्या किया है, आई थिंक Q2 के एंड में इन्होंने किया था, एक जो फिजडम करके वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है उसका एक्विजिशन किया है। और ये जो वेल्थ वाला इनका वर्टिकल है इसको लेकर के मार्केट बहुत एक्साइटेड है, मैनेजमेंट भी काफी बुलिश है सेगमेंट को लेकर के, क्योंकि इनका मतलब डेटा दिया था इन्होंने Q2 के कॉन कॉल में कि 1/3 या 1/4 जो इनके टोटल प्लेटफॉर्म पे जो क्लाइंट्स हैं वो एफ्लुएंट्स हैं। तो मतलब उनको वेल्थ के रिगार्डिंग उनको सर्विसेज चाहिए। प्लस जैसे अगर आप ग्रो का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखोगे तो इनका स्ट्रेटेजी ये रहता है कि एक टाइम पे ये 1 से 2 नए वर्टिकल लॉन्च करते हैं, उसमें कंपनी लीडरशिप पोजीशन पे जाती है, यानी मार्केट शेयर वहां पे अच्छा खासा बनाती है, और फिर अगले नए प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करते हैं। तो हर एक सेगमेंट में आप देखो, चाहे आईपीओ वाला इनका जो प्रोडक्ट है, या ईटीएफ वाला जो प्रोडक्ट है, म्यूचुअल फंड हो गया, ये एफ हो गया, या आपका वो कैश मार्केट हो गया, सब में कंपनी का मार्केट शेयर बहुत अच्छा है। और अभी जैसे हमने डिस्कस किया कमोडिटी, एमटीएफ, ये तो अभी स्टार्ट ही किया है, और उसमें भी 2-3 क्वार्टर में अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो इसलिए मार्केट भी काफी बुलिश है इनके इस सेगमेंट को लेकर के। अभी तो इंटीग्रेशन चल रहा है, लेकिन आने वाले क्वार्टर्स में कैसे इसमें कंपनी पेनिट्रेट करेगी, अगर आप ब्रोकिंग वाला बिजनेस देखो तो उसमें तो ये मार्केट शेयर मतलब मार्केट लीडर है, 26-27% का इनका मार्केट शेयर है। तो इतने सारे क्लाइंट्स को जब आप ये वेल्थ के सर्विसेज ऑफर करोगे, और सेम प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका ऑलरेडी बहुत कम है, तो उसमें क्या सिनर्जी डेवलप होगी, कैसे प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी, उसको लेकर के मार्केट काफी मतलब वेट कर रहा है, वो चीज का प्ले आउट होगी इनके बिजनेस के अंदर। एक और चीज है, ग्रो का अगर आप आरपू देखोगे ना, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, तो इनका और जो फुल सर्विस ब्रोकर्स होते हैं उनके आरपू में 10 से 20 टाइम्स का डिफरेंस है। और अगर आप इसको जीरोधा से भी कंपेयर करोगे, जिनका बिजनेस मॉडल ऐसा ही है, ग्रो के जैसा ही है, उनका भी आरपू जो है वो 3 टाइम्स बेटर है ग्रो के कंपैरिजन में। अब ग्रो का आरपू कम क्यों है? क्योंकि ये जो सारे जो वर्टिकल्स हैं, जैसे आप ये ईटीएफ को ले लो, या एफ भी ले लो, एफ ग्रो ने आई थिंक 22 या 23 में स्टार्ट किया है। स्टार्टिंग में सिर्फ ये म्यूचुअल फंड करते थे, फिर इन्होंने स्टॉक्स को लेकर के आए। तो मतलब ग्रो का ना मार्केट में परसेप्शन जो है वो मतलब एक इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म की तरह देखा जाता है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तरह नहीं देखा जाता। इन्होंने डेटा भी दिया था इसी कॉन कॉल में कि आई थिंक 88 या 89% जो इनके क्लाइंट्स हैं वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज करते हैं।
यानी मतलब कि वो अगर F&O में है तो वो कैश मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ग्रो में क्लाइंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ ट्रेडिंग करने आ रहे हैं, स्पेकुलेशन के लिए आ रहे हैं। तो क्लाइंट की स्टिकीनेस बहुत अच्छी है कंपनी की, वो इसीलिए इन्होंने मार्केट में जो है वो लीडरशिप पोजीशन जो है वो अपनी मेंटेन रखी है हर एक प्रोडक्ट सेगमेंट के अंदर। देखो तो कंपनी वही कह रही है कि ये जो आरपू में गैप है ना, यही सबसे बड़ी हमारी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हैं, चाहे लोन वाला प्रोडक्ट हो या इन्वेस्टमेंट वाला प्रोडक्ट हो। एएमसी भी है कंपनी के पास में। तो अब ये जो वेल्थ का जो इंटीग्रेशन होगा हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के साथ में, और कमोडिटी एमटीएफ इसका जो पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, तो ये 2-3 वर्टिकल्स कंपनी के लिए अगले 2-3 साल में एक अच्छा ग्रोथ मतलब लेकर के आ सकते हैं। तो मेन जो स्टोरी है ग्रो की, एक तो मतलब टॉप लाइन ग्रोथ तो अच्छी आएगी, 25-30% से आराम से ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट क्या है कि बिजनेस का परसेप्शन चेंज हो जाएगा। अभी ज्यादा रेवेन्यू आता है ब्रोकिंग से, अगले 2-3 साल में ऐसा मानना है मार्केट का कि नॉन ब्रोकिंग जो बिजनेस है वो बहुत फास्ट रेट पे ग्रो करेंगे। जैसे इन्होंने भी बोला कि हमारा वेल्थ वाला बिजनेस, हमें ऐसा लगता है आगे चल के सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है। वही है ना कि अपने क्लाइंट बेस तो है, उसी उन्हीं को तो आप ये अपने वेल्थ के सर्विसेज दोगे, जिसके लिए उन्होंने ये फिस्डम कंपनी को एक्वायर किया है। तो वो है इसीलिए कंपनी का टॉप लाइन का ग्रोथ, अर्निंग ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री आप देखो, और क्योंकि रेवेन्यू आपका डाइवर्सिफाई होगा तो पी अभी देखने में लगता है महंगा है, लेकिन फिर भी स्टॉक यहां से रिटर्न बना सकता है। तो ये है आपका ग्रो का। अब मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ये मतलब जो इनका वैल्यूएशन है वो इतना कंफर्टेबल नहीं लगता, 60-65 का पी है। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, अगर इन्होंने ये चीजें एग्जीक्यूट कर दी तो बिल्कुल मार्केट इसके स्टॉक को रिवॉर्ड करेगा, लेकिन मैं पर्सनली मतलब ब्रोकिंग कंपनी का 60-65 का पी देख करके थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता हूं। ये जस्ट मेरा ओपिनियन है, लेकिन ओवरऑल अगर आप इनका आउटलुक देखोगे तो अच्छा लगता है। फिर आपकी दूसरी कंपनी है एंजल वन। उनका भी मॉडल ऐसा ही है ग्रो की तरह। अभी एंजल वन के साथ में क्या चीज हुआ है, जैसे ग्रो का हमने डिस्कस किया, इनकी स्ट्रेटेजी रहती है एक टाइम पे 1 या 2 प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट शेयर गेन करती है कंपनी, फिर उसके बाद नया प्रोडक्ट पे फोकस करते हैं। एंजल वन ने क्या किया था, FY24 के अराउंड इन्होंने एक साथ में ना जितने भी अलग अलग वर्टिकल्स ये लॉन्च कर रहे थे, जैसे एएमसी वाला बिजनेस हो गया, वेल्थ वाला बिजनेस हो गया, क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूशन है, एफडी वाला मतलब इनके पास में प्लेटफॉर्म है कि दूसरे बैंक्स की एफडी ये सेल करते हैं, फिर इंश्योरेंस वाला प्रोडक्ट भी है कंपनी के पास में। तो ये सारे जो नए वर्टिकल्स थे कंपनी पे, इनमें इन्होंने एक साथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया था। तो उस टाइम पे ही लगभग 4 से 5% जो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन है ना, वो इंपैक्ट होता था इन न्यू बिजनेसेस पे जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है उसकी वजह से। उसके बाद क्या हुआ, कंपनी ने वो जो आईपीएल है उसमें आई थिंक 4 या 5 ईयर का इन्होंने स्पॉन्सरशिप किया है अपने ब्रांड को और ज्यादा थोड़ा स्ट्रांग बनाने के लिए। तो हर साल आप देखोगे Q4 और Q1 जो होता है हर एक फाइनेंशियल ईयर का, उसमें एंजल वन के मार्जिन कम हो जाते हैं Q2 Q3 के कंपैरिजन में, क्योंकि कंपनी ये आईपीएल का स्पॉन्सरशिप कॉस्ट उनका आ जाता है वहां पे। तो मतलब ये भी एक इनके मार्जिन को थोड़ा सा ड्रैग करता है। तो ये 2 चीजें ऑलरेडी थी, मतलब ये बिजनेस खुद से कर रहा था। फिर इनके इनके पास में एक्सटर्नल चैलेंजेस आ गए, जैसे अक्टूबर में हमने देखा सेबी ने जो है सबसे पहले वो जो आपका एंसिलरी इनकम होता है ये डिस्काउंट ब्रोकर्स के लिए, जैसे एंजल वन, ग्रो, इनका आप देखोगे 8 से 10% रेवेन्यू वहां से आता था। वो जो ट्रू टू लेबल वाला सेगमेंट था, एक तरीके से फ्री का इनकम आता था आपको एक्सचेंज की तरफ से, उसको सेबी ने कट कर दिया। तो एडिशनल 8-10% जो रेवेन्यू है वो एकदम से आपका चला गया। फिर क्या किया सेबी ने, वो जो F&O के आपके जो रूल्स होते हैं उसको काफी स्ट्रिक्ट कर दिया, ट्रेडिंग कॉस्ट बेसिकली आपका बढ़ गया रिटेलर्स के लिए। उसके बाद हमने देखा कि नवंबर के बाद, नवंबर 2024-25 के बाद में एकदम से जो वॉल्यूम्स हैं आपके ये F&O के अंदर, उसमें बहुत बड़ा डिक्लाइन हमको देखने को मिला पूरी इंडस्ट्री में, सिर्फ एंजल वन नहीं पूरी इंडस्ट्री में। तो एंजल वन का ना FY26 मतलब ऑलरेडी पता था मार्केट को भी कि अर्निंग्स पे काफी ज्यादा इंपैक्ट आएगा इस कंपनी के, क्योंकि एक तो खुद इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इतने सारे अलग अलग वर्टिकल्स के ऊपर, मार्केटिंग पे कंपनी खर्चा कर रही है, ऊपर से सेबी ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। इसके ऊपर से एक और चैलेंज आ गया जो लास्ट 17-18 मंथ्स में हम देख ही रहे हैं कि बेयर मार्केट आपका चालू हो गया। मतलब आप कोई भी सेक्टर देखो, कोई भी स्टॉक देखो, हर एक बिजनेस जो है चाहे कितना भी अच्छा कर रहा हो, 30-40-50% उसका स्टॉक डाउन है। तो ऐसा जब माहौल होता है मार्केट में तो मतलब लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है डीमैट अकाउंट इन्वेस्टमेंट वगैरह में। आप देखो जब हम सीडीएसएल को एक्टिवली ट्रैक करते थे तो एक टाइम पे 1 करोड़ 1.2 करोड़ के आसपास का डीमैट अकाउंट्स ओपन होते थे। आज आप देखोगे तो नंबर आई थिंक 60 लाख 70 लाख के आसपास आ गया। तो इतना बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला, और जो डीमैट अकाउंट्स ओपन हो भी रहे हैं वो भी इतना मतलब ये ट्रेडिंग वगैरह नहीं कर रहे इतना फ्रीक्वेंटली। वही हो गया कि आपने 1-2 स्टॉक में इन्वेस्ट किया, स्टॉक आपका 30-40% डाउन है, अब आप उस स्टॉक को लेके बैठे हुए हो। तो डीमैट अकाउंट ओपन जरूर हुआ है लेकिन कुछ वैसा वॉल्यूम नहीं देखने को मिल रहा जो हमने उस टाइम पे देखा था। तो ये सारी चीजें हुई हैं एंजल वन के साथ में, अगर आप लास्ट 4-5 क्वार्टर्स अगर इनका देखोगे तो। लेकिन अच्छी चीज क्या है इन सब में, ये एंजल वन और बाकी ब्रोकिंग कंपनीज के लिए भी है
कि ये जो 17-18 मंथ्स का टाइम था ना, इसमें आपका एक वॉल्यूम का बेस बन गया, मतलब एक तरीके से बॉटम बन गया। आई थिंक इन्होंने Q2 या Q3 के कॉन कॉल में बोला है कि फरवरी 2025 में ना हमारा जो वॉल्यूम है, एवरेज डेली टर्नओवर जो है, उसका बॉटम बना था। उसके बाद से हर एक मंथ में हमने उसमें इंप्रूवमेंट ही देखा है। इंप्रूवमेंट मतलब ऐसा नहीं कि वापस से जो FY24 FY25 है वैसा ग्रोथ आ गया, लेकिन मतलब एक बेस बन गया। अब वो नंबर थोड़ा सा आपका स्टेबल हो गया है और ज्यादा नीचे उसमें डिक्लाइन देखने को नहीं मिल रहा, तो ये एक अच्छी चीज है। और यहां से क्या हो रहा है, मतलब सिंपल सी बात है ना, FY24 FY25 में जो पीक एक आपका वो था, क्या बोलते हैं उसको, एक एक एक्सट्रीम वो सिनेरियो बना हुआ था कि हर कोई F&O के अंदर ट्रेड कर रहा था, इतने ज्यादा वॉल्यूम्स हम देखते थे। चाहे कोई नया ब्रोकर आ रहा है वो भी क्या क्या ऑफर देता था F&O के ऊपर, तो बहुत ही वहां पे मतलब एक ग्रीडी वाला माहौल था। लेकिन जब जब से ये सेबी ने एक्शन लिया है, तब से हर एक मतलब स्टार्टिंग के मंथ्स में तो हमने बहुत ज्यादा डिक्लाइन देखा, लेकिन अब 17-18 मंथ्स के बाद में वहां पे नंबर्स थोड़े से आपके स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। ये अगर हम ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें, तो एक तो ये चीज अच्छी है एंजल वन के लिए, क्योंकि अब यहां से ज्यादा डिक्लाइन नहीं है, नंबर्स आपके थोड़े से स्टेबल हो गए हैं। अब यहां से आगे चल के जब भी आपका ओवरऑल मतलब इंप्रूवमेंट आएगा मार्केट में, सेंटीमेंट जो है वो आपका इंप्रूव होगा। अगेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेरा जो यहाँ पे होराइजन है वो 2 से 3 इयर्स का होना चाहिए मिनिमम। मतलब मैं ये सोच के नहीं बैठ सकता कि 6 महीने के अंदर सेंटीमेंट इंप्रूव हो जाए या 1 साल के अंदर सेंटीमेंट इंप्रूव हो जाए। लेकिन अगर मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन 2 से 3 इयर्स का है, तो एंजल वन जैसे जो बिजनेसेस हैं वो इस टाइम पे सही लग रहे हैं, क्योंकि जो सबसे वर्स्ट पार्ट था इनका वो जा चुका है। और अभी आप देखोगे जैसे जनरली मार्केट में क्या होता है कि जिन बिजनेसेस का टॉप लाइन ग्रोथ अच्छा आ रहा होता है उनकी बातें ज्यादा होती है, जिनके मार्जिन इंप्रूव हो रहे होते हैं उनकी ज्यादा बातें होती हैं, डिमांड अच्छी हो, कंपनी एक्सपैंड कर रही हो, कैपेसिटी बढ़ा रही हो, ऑपरेटिंग लिवरेज मिल रहा हो, इस तरीके के जो बिजनेसेस होते हैं उनकी ज्यादा बातें होती हैं, लेकिन उनका वैल्यूएशन भी थोड़ा सा प्रीमियम होता है। हालांकि उसके बाद भी आपका जो रिटर्न बनाने की प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि बिजनेस का ओवरऑल मोमेंटम अच्छा है। लेकिन इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं इनमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखेगा। अभी हार्डली आपको आप सुनोगे किसी को कि कोई ब्रोकिंग कंपनीज की बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको टॉप लाइन ग्रोथ नहीं दिख रही है ना, यहां पे किसी का भी आपका 40-50% का ग्रोथ नहीं दिखेगा। इनफैक्ट रेवेन्यू तो वाई लेवल पे नेगेटिव इनका ग्रो कर रहा है कई सारे कंपनीज का। लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनके ये फंडामेंटल्स को पढ़ोगे कि कंपनी का पहले का बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या था, अभी क्या है, और मैनेजमेंट आगे का क्या प्लान कर रहा है, फिर रीसेंट क्वार्टर्स में इनके वॉल्यूम्स कैसे इंप्रूव होने स्टार्ट हुए हैं, कंपनी किन नए प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस कर रहा है, वहां पे आपको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। तो एंजल वन आपका उस कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि जब हम इसको एक्टिवली ट्रैक करते थे तब इस कंपनी का ब्रोकिंग बिजनेस में 70 से जो 80% के आसपास रेवेन्यू है वो F&O से आता था। आज के टाइम पे 44% रेवेन्यू कंपनी का F&O से आता है, मतलब 70-80% से सीधे 44%। तो मेरा जो सबसे वॉलेटाइल सेगमेंट था मेरे पूरे रेवेन्यू का, उसका कंट्रीब्यूशन मेरा ऑलमोस्ट 50% मेरा कम हो गया है पिछले 17-18 मंथ्स के अंदर। बढ़ा कहां पे है, तो आप देखोगे जो वेल्थ वाला सेगमेंट है, इनका हार्डली 1-1.5 साल हुआ है अभी, 8,000 करोड़ के आसपास का इनका AUM हो चुका है वेल्थ मैनेजमेंट में। फिर क्लाइंट बेस आप देखोगे 1600 का क्लाइंट बेस हो गया कंपनी का, प्लस एसेट मैनेजमेंट का जो उनको लाइसेंस मिला है उसमें काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। एक इन्होंने डेटा भी शेयर किया कि आज के टाइम पे 38% जो नए क्लाइंट्स हम लेके आ रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म में, वो हमारे ये म्यूचुअल फंड वाले बिजनेस से आ रहे हैं। मतलब कोई SIP करना चाहता है वो एंजल वन के प्लेटफॉर्म पे जा रहा है। तो ये आपको क्या दिखा रहा है कि इनका भी जो ब्रांड का परसेप्शन है वो चेंज हो रहा है ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट के लिए। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब कोई क्लाइंट इन्वेस्टमेंट के पर्पज से आता है तो उसका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल ही अलग होता है। मतलब उसको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट नहीं चाहिए, वो पहले से रेडी होता है कि मार्केट में आपकी वोलेटिलिटी रहेगी, 2-3 साल ऐसा मार्केट भी आएगा, फिर कभी अच्छा मार्केट भी आएगा, तो मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। ऑफ कोर्स मतलब एक्सेप्शंस उसमें होते हैं, ऐसा नहीं है कि सबके सब इसी माइंडसेट के साथ में आते हैं, लेकिन आपकी जो क्लाइंट की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाती है जब भी आपका ब्रांड का परसेप्शन ट्रेडिंग से इन्वेस्टमेंट की तरफ चेंज होता है। तो ये एंजल वन के लिए बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं। फिर इनका क्रेडिट डिसबर्समेंट वाला बिजनेस आप देखोगे तो उसमें आई थिंक क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे 56% की ग्रोथ देखने को मिली है। और इसके अलावा जो इनके ये डिस्ट्रीब्यूशन वाले बिजनेसेस हैं, इंश्योरेंस हो गया, FD वगैरह हो गया, उसमें भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या हो रहा है कंपनी के साथ में कि रेवेन्यू बेस जो है कंपनी का वो डाइवर्सिफाई हो चुका है, प्लस आने वाले टाइम में भी मैनेजमेंट काफी बुलिश है अपने वेल्थ बिजनेस को लेकर के। रिजल्ट हमें दिख ही रहा है, हर एक क्वार्टर में उसमें AUM में ग्रोथ भी देखने को मिल रही है, क्लाइंट बेस भी कंपनी का बढ़ रहा है, AMC बिजनेस भी ग्रो कर रहा है। तो ये चीजें काफी अच्छी हैं। मतलब अगर मेरा 2-3 ईयर्स का होराइजन है तो एंजल वन में मार्जिन ऑफ सेफ्टी मुझे काफी अच्छी लगती है। अगर आप इनका पीई देखोगे तो आपको दिखेगा 28-29 का पीई है, लेकिन उसका रीजन ये है कि लास्ट 4-5 क्वार्टर्स का जो इनका पैट है ना, अर्निंग्स है, वो लगभग 40-50% से इंपैक्ट हुई है। तो एक्चुअली में जो कंपनी की अर्निंग्स की क्वालिटी है वो आगे चल के और इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि आपका जो ब्रोकिंग का सेगमेंट है, सबसे जो सिक्लिकल बिजनेस है F&O, उसका शेयर कम हो चुका है और नॉन ब्रोकिंग बिजनेसेस का शेयर अब बढ़ता जा रहा है। तो यही मेन स्टोरी है एंजल वन की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी यहां से अच्छी लगती है। वॉल्यूम बेस भी कंपनी ने बताया कि पिछले कुछ मंथ्स में, क्वार्टर्स में इंप्रूव
इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट शेयर कंपनी ने पकड़ के रखा है। कैश सेगमेंट में तो हालांकि इनका मार्केट शेयर और इंप्रूव ही हुआ है, कमोडिटी में ऑलमोस्ट 60% का मार्केट शेयर है कंपनी का। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं एंजल वन के। मतलब मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी अच्छी लग रही है, वैल्यूएशन वगैरह अगर मैं देखूं और कंपनी का रेवेन्यू सेगमेंट अगर मैं देखता हूं तो ये है। फिर आपका ब्रोकिंग में ही आता है आईएफएल कैपिटल। इनका भी सेम स्टोरी है, मतलब ये भी आज के टाइम पे वेल्थ बिजनेस पे फोकस कर रहे हैं। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला जो इनका बिजनेस है उस पर कंपनी फोकस कर रही है। लेकिन इनका जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटी वाला सेगमेंट है उसमें बहुत ज्यादा डी ग्रोथ है। रिटेल ब्रोकिंग में 6% के आसपास की ग्रोथ है क्यू लेवल पे। प्लस वेल्थ बिजनेस में भी इनको मतलब काफी ज्यादा वो चैलेंज आ रहा है आरएम को लेकर के, जो रिलेशनशिप मैनेजर होते हैं, तो कंपनी रिटेन नहीं कर पा रही। काफी सारे जो इनके आरएम से इनके कॉम्पिटिटर्स लेके जा रहे हैं। प्लस इनका कहना है कि मार्केट से जो हम फ्रेश आरएम को हायर करने को देख रहे हैं तो वो सैलरी काफी ज्यादा डिमांड कर रहा है, तो अभी इन्होंने थोड़ा सा हायरिंग को कम कर दिया है। तो वेल्थ वाला बिजनेस भी इतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा कंपनी का। फिर एक और चैलेंज क्या है इनके लिए, अभी आईटी का सर्च ऑपरेशन हुआ था कुछ टाइम पहले, तो 27 करोड़ का फाइनेंशियल पेनल्टी ऑलरेडी इस कंपनी को आ चुका है। अभी भी ये चीजें चल रही हैं, तो एक मतलब पॉसिबिलिटी है कि क्या पता कल को आगे चल के और कुछ उनको पेनल्टी वगैरह लगे और ज्यादा कंपनी को फाइन वगैरह पे करना पड़े। तो ये है, मतलब यहाँ पे कुछ खास इंटरेस्ट है नहीं आईएफएल कैपिटल का, लेकिन हाँ ट्रैकिंग हम इसका कंटिन्यू रखेंगे। फिर नेक्स्ट आता है आपका आनंद राठी शेयर ब्रोकर। आनंद राठी शेयर ब्रोकर का क्या स्टोरी है, जैसे ग्रो और एंजल वन इनका हमने डिस्कस किया, दोनों का एक ही टारगेट है कि आगे चल के नॉन ब्रोकिंग का शेयर हमको बढ़ाना है, उसमें जितने भी अलग अलग वर्टिकल्स हैं अच्छी सिनर्जी डेवलप करनी है और उसको ग्रो करना है। ये जो कंपनी है आनंद राठी शेयर ब्रोकर, ये आप कह सकते हो एक तरीके से उस जर्नी में ना ग्रो और एंजल वन से काफी आगे है, क्योंकि इनका FY27 का टारगेट है कि हमको 50-50 करना है अपना रेवेन्यू मिक्स, 50% ब्रोकिंग बिजनेस, 50% नॉन ब्रोकिंग बिजनेस। नॉन ब्रोकिंग में जैसे इनका प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, म्यूचुअल फंड, पीएमएस वगैरह ये सब कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब अभी आप देखोगे ना तो इनका 48% नॉन ब्रोकिंग ऑलरेडी हो चुका है। ये 50-50 FY27 के एंड तक का टारगेट है। अभी ऑलरेडी कंपनी 48% जो बिजनेस है वो नॉन ब्रोकिंग से लाती है, यानी कि उसकी वोलेटिलिटी, उसकी सिक्लिकलिटी काफी कम है। तो इनका जो अर्निंग की क्वालिटी है वो काफी इंप्रूव हो चुकी है। दूसरा, इनका आईपीओ लाने का पर्पस था कि हमको एमटीएफ बुक को ग्रो करना है। तो अभी FY26 का इन्होंने टारगेट दिया था 1500 करोड़ का, 1200-1300 करोड़ एमटीएफ बुक इनका ऑलरेडी हो चुका है, तो बिल्कुल ऑन ट्रैक है कंपनी उसको गाइडेंस को अचीव करने के लिए। फिर इन्होंने एक और पर्पस था आईपीओ का कि कंपनी को डेट रीपे करना था, तो डेट इन्होंने रीपे किया, जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम हो गई है। और आप देखोगे Q3 Q2 दोनों क्वार्टर्स में कंपनी की जो अर्निंग ग्रोथ है, पैट ग्रोथ है, वो बहुत सॉलिड रही है। 60-70% से कंपनी का पैट ग्रो कर रहा है। एक और इन्होंने गाइडेंस दिया है अपना ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर के। सो उसका एयूएम ये 9500 से 10,000 करोड़ का प्लान कर रहे हैं, और वो भी आप देखोगे बिल्कुल ऑन ट्रैक है, कंपनी उसको भी काफी आराम से अचीव कर लेगी। तो ये क्या है, आनंद राठी क्या है, ग्रो और एंजल वन के कंपैरिजन में उस जर्नी में काफी आगे बढ़ चुकी है। ऐसे मार्केट में भी आप देखोगे आई थिंक 22-23% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है कंपनी का, मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, और अर्निंग में एक और एडिशनल लीवर है क्योंकि आपने डेट रीपे किया है ये Q2 Q3 के आसपास, तो Q3 में भी अर्निंग ग्रोथ अच्छी आई है, Q4 में भी आएगा, और शायद से Q1 Q2 में भी कंपनी का अर्निंग ग्रोथ हमको अच्छा देखने को मिलेगा। प्लस आनंद राठी का अगर आप फॉरवर्ड पी देखोगे, जब Q4 का रिजल्ट जब आ जाएगा तब, तो 19-20 के आसपास का फॉरवर्ड पी बनता है कंपनी का। यानी बिजनेस का मतलब मार्केट जो इसको देख रहा है ब्रोकिंग बिजनेस की तरह, वो इन्होंने फंडामेंटली काफी चेंज कर दिया है। जो 50% का टारगेट है उसको पहले ही कंपनी अचीव कर लेगी। प्लस ओवरऑल ग्रोथ भी बिजनेस की 20 से 25% की, और मतलब इतना ज्यादा अंडर पेनिट्रेशन है तो कंपनी आराम से ग्रो मतलब उस ग्रोथ को कंटिन्यू कर सकती है। इनकी स्ट्रेटेजी भी क्या होती है कि टायर 2 टायर 3 सिटी के अंदर हमको क्लाइंट्स पकड़ के लाने हैं, क्योंकि वहां पे ये जो आपके बड़े बड़े वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज हैं, ये जो ब्रोकिंग कंपनीज हैं, इनका जो पेनिट्रेशन है वहां पे कम है, और इनका क्लाइंट सेगमेंट भी अलग होता है। जैसे ग्रो को आप देखोगे, एंजल वन को देखोगे, वो थोड़े से यंग क्लाइंट्स को टारगेट करते हैं जो 20s में होते हैं, क्योंकि उनका पर्पस क्या है कि यंग क्लाइंट को लाओ, उसका अर्निंग लाइफ साइकिल 30-40 ईयर्स का होगा, तो मतलब जितना भी उसका पूरा अर्निंग लाइफ साइकिल होगा वो हमारे प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करेगा। जो भी उसको इन्वेस्टमेंट करना है, लोन लेना है, या इंश्योरेंस परचेज करना है, कुछ भी करना होगा वो हमारे प्लेटफॉर्म पे करेगा। तो लाइफ टाइम वैल्यू जो है कस्टमर की वो हमारे लिए बहुत बढ़ जाएगी। आनंद राठी का स्ट्रेटेजी क्या होता है कि हमको ऐसे कस्टमर्स चाहिए जो ऑलरेडी कुछ कॉर्पस बना चुका है इन्वेस्टमेंट का, और अब उसके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो उसको अचीव करना है, रिटायरमेंट प्लानिंग उसको करनी है, उसमें हम उसको हेल्प करेंगे, उसको गाइडेंस करेंगे। तो वहां से हमको मतलब एक सही वैल्यू का कस्टमर मिलेगा, प्लस क्रॉस सेलिंग करके हम उसमें ज्यादा वैल्यू जनरेट करेंगे। तो उस तरीके की स्ट्रेटेजी होती है आनंद राठी की। इनका आई थिंक 70% जो क्लाइंट्स होते हैं वो
मतलब अबव 30 ईयर्स के होते हैं। तो वही है, मतलब इनका क्या मेन लीवर है कि रेवेन्यू की जो मिक्स है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, गाइडेंस के आसपास कंपनी डिलीवर कर रही है, ग्रोथ अभी भी अच्छा है, आगे भी बहुत आराम से 20-25% पे कंपनी ग्रो कर सकती है, और वैल्यूएशन सपोर्ट यहाँ पे अभी दिखता है। तो मतलब अगर मुझे पूरे ब्रोकिंग स्पेस में देखना हो तो आनंद आठी शेयर ब्रोकर सबसे बेस्ट डील लगता है, उसके बाद में आप एंजल वन को ऐड कर सकते हो। ये दो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगते हैं। डिस्कस बाकी हम और भी कंपनीज को करेंगे। आनंद आठी में एक दो चीजें खराब भी हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इनका अभी कुछ टाइम पहले ना एक 13 करोड़ का ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन का कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ है, उसका इन्होंने एफआईआर किया है। फिर एक दो बार इनको ये Q4 के अंदर ही सेबी से पेनल्टी भी लगी है 10-10 लाख की, प्लस अभी ऑडिट वगैरह भी चल रहा है। तो ये क्या होता है ना, बिजनेस का सेंटीमेंट खराब कर देता है, स्पेशली ऐसी मार्केट जब हो। शायद उसी वजह से स्टॉक भी इसका इतना ज्यादा गिर गया, वरना एक टाइम पे तो आई थिंक 650-700 पे ट्रेड कर रहा था, अभी काफी ज्यादा हमको उसमें करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन हाँ, अगर आप ग्रुप की क्वालिटी देखोगे तो वो बहुत अच्छी है। आनंद आठी जो ग्रुप है, आई थिंक 30-40 ईयर्स पुराना ग्रुप है, वो जो आनंद आठी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है, उसको आप देखो ऐसे मार्केट में भी प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है। सो अभी लगता नहीं है कि ऐसा कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, गवर्नेंस टाइप कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा। शॉर्ट टर्म ये सेंटीमेंट इशू है स्टॉक के ऊपर, लेकिन अगर आप फंडामेंटल देखो बिजनेस के तो बहुत अच्छे हैं, और आगे मतलब सही ट्रैक पे लग रहा है। एग्जीक्यूशन इन्होंने जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से बहुत अच्छा अपना मेंटेन रखा है, और ये अगर कंटिन्यू रहा तो पी री रेटिंग का अच्छा केस बनता है, क्योंकि ये ब्रोकिंग कंपनी नहीं है, मतलब आप इसको थोड़ा सा हाइब्रिड काइंड ऑफ मॉडल बोल सकते हो। 50% बिजनेस इनका ब्रोकिंग से आता है, 50% नॉन ब्रोकिंग से आता है। तो ऐसी कंपनीज को जो पी है, जो वैल्यूएशन है, वो कोर ब्रोकिंग कंपनी से ज्यादा अच्छा मिलता है। और अभी उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो स्टॉक काफी सस्ता लग रहा है, 19-20 के आसपास का तो करंट पी है। फॉरवर्ड पी अगर मैं देखूंगा तो स्टॉक और सस्ता हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। आनंद आठी मतलब मुझे ज्यादा बेटर लगता है, उसके बाद में एंजल वन, ये दो आपके सबसे बेस्ट ऑप्शन बनते हैं पूरे ब्रोकिंग स्पेस के अंदर। लेकिन हाँ, ये है कि मेरे को अपना जो होराइजन है वो 2 से 3 ईयर्स का रखना है। मतलब ये वैसे बिजनेसेस नहीं है कि आप हर एक क्वार्टर में देखोगे तो 50-60% की ग्रोथ है, वो एक अलग अप्रोच हो गया। उसमें आपको पता है कि बिजनेस क्या कर रहा है, डिमांड कैसी है, कस्टमर का ट्रैक्शन किस तरीके से चल रहा है, न्यू कैपेसिटी है वो कब तक लाइव होगी, वो अलग अप्रोच है। ये क्या अप्रोच है कि आप पैसिमिज्म में अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो, क्योंकि ब्रोकिंग स्पेस में आप पूरा कैपिटल मार्केट ही देख लो ना, कौन ही बात कर रहा है, कोई इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपको अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब आप बिजनेस का फंडामेंटल स्ट्रक्चर समझोगे कि वो आगे किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या खराब था, क्या चेंज कर रहा है, और उससे उस बिजनेस का परसेप्शन कैसे चेंज हो सकता है। तो वो सारी चीजें अगर आप देखोगे तो एंजल वन हो गया, आनंद आठी हो गया, ये अभी के बेसिस पे बढ़िया लगते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बेसिकली दोनों बिजनेसेस में, जैसे हमने डिस्कस किया कि लास्ट 17-18 मंथ्स में अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो बहुत खराब हो चुका है, मतलब जो बॉटम है वो एक तरीके से बन गया है। और सिर्फ ये दो कंपनी नहीं, आप बाकी ब्रोकिंग कंपनीज को भी देखोगे ना, जैसे 5 पैसा कैपिटल है या ये जियो जीत है, इन्होंने भी यही बोला है कि जो वॉल्यूम में डिक्लाइन हमको उस टाइम पे देखने को मिला था ना, ये जनवरी से जो मार्च का पीरियड था लास्ट ईयर का, उसके बाद से हर एक मंथ में हमको उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला है। तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि बॉटम एक तरीके से बन चुका है, और यहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी है आपके पास में। बस आपको ये देखना है कि इनका जो नॉन ब्रोकिंग वाला बिजनेस है उसका एग्जीक्यूशन जो अभी तक इन्होंने रखा है वो इनको मेंटेन रखना है, वही हमको ट्रैक करना है। तो ये है। फिर इसमें नेक्स्ट आपका आता है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। इनमें भी अच्छा इंप्रूवमेंट चल रहा है, इनका Q3 के नंबर्स भी अच्छे आए हैं। एवरेज डेली टर्नओवर आप देखो या ये ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ देखो, दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। ये कंपनी एक और चीज कर रही है, मतलब इनका वो तो एल्गो प्लेटफॉर्म होता है ना, तो एक सिल्वर लीफ करके इनका एक कोई सब्सिडरी है जिसको ये मर्ज कर रहे हैं FY27 में, तो उससे 50-60 करोड़ के आसपास एडिशनल रेवेन्यू आ जाएगा। और कंपनी कह रही है नेक्स्ट 1 से 2 ईयर में ना हमारा उस बिजनेस का रेवेन्यू डबल हो जाएगा। फिर एक और इनका एल्गो ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है जो अभी तक ये कंपनी खुद इन हाउस यूज करती थी, अब ये कह रहे हैं कि इसको हम बाकी ब्रोकर्स को भी सेल करेंगे, तो वहां से भी रेवेन्यू आएगा। उसमें भी कंपनी कह रही है नेक्स्ट 1 से 2 ईयर में उसका रेवेन्यू भी डबल हो जाएगा। तो मतलब ये दो सब्सिडरीज हैं जो अगले 1 से 2 साल में आपको हाई ग्रोथ देंगे। इनका बेस अभी छोटा है वैसे। इसके साथ में कंपनी का इंश्योरेंस बिजनेस है, उसमें भी 20 से 25% का ग्रोथ ये टारगेट कर रहे हैं। एमटीएफ बुक आप इनका देखोगे तो अभी आई थिंक 500 करोड़ के आसपास है, 450 से 500 करोड़। इसको कंपनी नेक्स्ट 2 ईयर्स के अंदर डबल करने को देख रही है, 1000 करोड़। तो ग्रोथ का गाइडेंस इनका अच्छा है, और ये Q3 के नंबर्स भी कंपनी के अच्छे हैं। वैल्यूएशन इसका भी अच्छा लगता है, 10-11 के आसपास का पी है। लेकिन एक दो चीजें हैं जो मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल करती है शेयर इंडिया के लिए। एक तो इनका प्रोमोटर प्लेजिंग आप देखोगे तो 43-44% है, मतलब मुझे उस पर क्लैरिटी नहीं है कि क्यों किया है, कब से किया है, क्या है उसका पर्पस, मुझे उसका आइडिया नहीं है। दूसरा, अगर मैं ब्रांड के पर्सपेक्टिव से देखूं ना, तो ग्रो हो गया या आपका एंजल वन हो गया या आनंद राठी हो गया, ये तीनों मतलब मुझे ज्यादा स्ट्रांग दिखते हैं, मतलब वहां पे कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है। ऐसा नहीं है कि शेयर इंडिया सिक्योरिटी जो है वो जैसा बोल रहा है और जैसा इन्होंने पास्ट में भी किया है, अगर आगे ऐसा डिलीवर करेगा तो मार्केट इसके स्टॉक को रिवॉर्ड नहीं करेगा, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले भी इन्होंने अच्छा किया है, मार्केट ने इसके स्टॉक को रिवॉर्ड किया है, यहां से भी करेगा, एग्जीक्यूशन वैसा रखेंगे जैसा ये बोल रहे हैं, तो बिल्कुल इसका स्टॉक यहां से मतलब अच्छा रिटर्न डिलीवर कर सकता है। वैल्यूएशन वाइज सस्ता है, काफी सस्ता है, 10-11 का पी है। बट एक मेरा ये आप पर्सनल बायस बोल सकते हो या ओपिनियन बोल सकते हो कि
मुझे मतलब अगर मैं ब्रांड के पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे आनंद राठी हो गया, एंजल वन हो गया, वहां पे थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट आता है। अगर वहां अपॉर्चुनिटी नहीं होती, मान लो वो उनके फंडामेंटल्स इतने अच्छे नहीं होते या फिर वैल्यूएशन बहुत ही खराब होता, तो शायद मैं शेयर इंडिया की तरफ जाता। लेकिन अगर मेरे पास में वो बेस्ट ऑप्शन है तो फिर मतलब मैं क्यों अननेसेसरी उस प्लेयर के पास में जाऊं। लेकिन हाँ, जैसा मैंने बोला कि अगर उनका एग्जीक्यूशन मेंटेन रहा तो बिल्कुल मार्केट उसके स्टॉक को भी रिवॉर्ड कर सकता है। और Q3 का जो मैंने कॉन कॉल सुना, जो बिजनेस का मैंने देखा कि कैसे इन्होंने पिछले कुछ क्वार्टर्स में डिलीवर किया है, मतलब मुझे तो ठीक लगा ओवरऑल। बस वो प्लेजिंग वाला इशू है, मुझे क्लैरिटी नहीं है उसका, तो वो हमको देख के चलना है। फिर इसमें आपका नेक्स्ट आता है शेयर इंडिया सिक्योरिटी के बाद जियोजीत फाइनेंशियल। जियोजीत फाइनेंशियल का मतलब इनके मार्जिन आप देखोगे पहले तो वही 45-50% के बीच में थे, अब मार्जिन बहुत कम हो गए हैं। एक तो इंपैक्ट है आपका ये ब्रोकिंग वॉल्यूम का, वो बहुत कम हुआ है। दूसरा, ये कंपनी बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है। अभी आई थिंक 500-600 के आसपास इन्होंने सेल्स प्रोफेशनल्स को हायर किया है। क्यों हायर किया है? क्योंकि इनको भी वेल्थ बिजनेस को बढ़ाना है। इन्होंने जो रेवेन्यू की क्वालिटी उसको इंप्रूव तो किया है, लेकिन ओवरऑल आपको ग्रोथ अभी इतना नहीं दिखेगा। अभी रेकरिंग रेवेन्यू, मतलब रेकरिंग रेवेन्यू का मतलब हो गया कि जैसे वो वेल्थ बिजनेस में हम देखते हैं ना, एक तो होता है आपका ट्रांजेक्शन बेस्ड रेवेन्यू और एक होता है आपका रेकरिंग रेवेन्यू, कि फी इनकम की तरह आपको हर साल वो आएगा ही, मतलब एक तरीके से वो इनकम फिक्स्ड हो गया आपका। तो पहले इनका वो 28% था, अभी वो 36% हो गया, 36% ऑफ टोटल रेवेन्यू। तो रेवेन्यू की क्वालिटी इंप्रूव हुई है, लेकिन ओवरऑल बिजनेस में अभी बहुत इन्वेस्टमेंट चल रहा है। और ब्रोकिंग बिजनेस क्योंकि ठंडा है तो कंपनी के मार्जिन पे प्रेशर है, प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर है, ये सारी चीजें हैं। मतलब ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला आप गेम बोल सकते हो जियोजीत का। फिर इसमें नेक्स्ट आता है आपका 5 पैसा कैपिटल। 5 पैसा कैपिटल का जो ये प्लेटफॉर्म है, जो मतलब वो अपना ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म है, मतलब इनका मेन पर्पज है कि हम ट्रेडर्स को टारगेट करते हैं। पर अब ये कह रहे हैं कि हम उन ट्रेडर्स पे फोकस कर रहे हैं जो मतलब थोड़े से हाई टिकट साइज के हैं। जो छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं उन पे फोकस नहीं कर रहे, उन पे उतना मार्जिन नहीं बनता, उतना प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बनता। तो जो थोड़े आपके हाई टिकट साइज के ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए इन्होंने काफी सारे एडिशनल सर्विसेज वगैरह ऐड करें अपने प्लेटफॉर्म में। चार्ट वगैरह देखना हो गया, टेक्निकल एनालिसिस के जो टूल्स होते हैं वो देना हो गया, ये सारी चीजें कंपनी ने करी है। साथ में म्यूचुअल फंड भी थोड़ा बहुत ये ग्रो कर रहे हैं, बट इनका भी थोड़ा बहुत आप वही बोल सकते हो कि वेट एंड वॉच वाला कैटेगरी के अंदर ये वाला बिजनेस भी आता है। फिर नेक्स्ट है हमारा एसएमसी ग्लोबल। एसएमसी ग्लोबल के 3 सेगमेंट्स हैं। एक है इंश्योरेंस वाला बिजनेस, एक है एनबीएफसी वाला बिजनेस और एक है ब्रोकिंग वाला बिजनेस। अब मैनेजमेंट का कॉन कॉल आप सुनोगे तो ब्रोकिंग और इंश्योरेंस को लेकर के वो मतलब काफी एक्साइटेड है, उनका कॉन्फिडेंस आपको दिखेगा कि ये वाला बिजनेस हमारा आगे चल के अच्छा करेगा। हालांकि जो ब्रोकिंग वाला बिजनेस है उसमें उन्होंने एक डिस्काउंट ब्रोकिंग का ब्रांड बनाया, स्टॉक्स कार्ट करके ब्रांड है। ये 2 साल पहले जब मैं इस कंपनी को ट्रैक करता था एक्टिवली, उस टाइम से ये बोल रहे हैं कि ये वाला डिस्काउंट ब्रोकिंग हमारा आगे चल के मार्केट शेयर गेन करेगा, हमको एक अच्छा ब्रांड बनाएगा, जैसे एंजल वन है या बाकी कंपनीज है डिस्काउंट ब्रोकिंग के अंदर। बट अभी भी इसमें मार्केटिंग पे इन्वेस्टमेंट ही चल रहा है, मतलब मार्केटिंग वगैरह पे खर्चा चल रहा है कंपनी का, ये स्टॉक्स कार्ट के अंदर ऐसा कुछ अभी रिस्पॉन्स देखने को मिला नहीं है। फिर इनका जो एनबीएफसी वाला बिजनेस है उसमें कुछ एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम हुआ है और पिछले कुछ क्वार्टर से उसका मतलब बुक ग्रो नहीं कर रहा, क्रेडिट ग्रोथ बिल्कुल फ्लैट है उसका। तो उससे आपके जो रेवेन्यू है, मार्जिन है, उन पे प्रेशर पड़ता ही है। तो ये सारी चीजें हो रही है इस बिजनेस के साथ में। अब इन्होंने टारगेट दिया है कि हम एनबीएफसी में ना माइक्रो लैब पे फोकस करेंगे, जो आपका स्मॉल टिकट साइज का जो लैब होता है उस पर कंपनी फोकस करेगी। अब वैसे हमने मतलब बाकी एनबीएफसी में देखा है, लेंडर्स में देखा है कि उस वाले सेगमेंट में थोड़ा सा स्ट्रेस है, डिफॉल्ट रेट बढ़ रहा है, एनपीएस बढ़ रहे हैं, लेकिन ये कंपनी कह रही है कि हम उसके अंदर एंटर कर रहे हैं। तो वो मतलब थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे इनके लिए आगे चलता है। फिर ये म्यूचुअल फंड का जो बुक है इनका, उसमें ये टारगेट कर रहे हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर उसको लगभग 25% से ग्रो करेंगे, उसको 6000 करोड़ का बुक बनाएंगे FY27 के एंड तक। अभी वो शायद 47-4800 करोड़ के आसपास है। तो ये है आपका एसएमसी का परफॉर्मेंस। फिर ब्रोकिंग तो हो गए, अब ये कुछ आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर टाइप कुछ कंपनीज हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक है आपका डैम कैपिटल, काफी लोगों का इस पे आया था। तो डैम कैपिटल के नंबर्स तो मतलब बहुत खराब आ ही रहे हैं, सिंपल सी बात है ना, इनका तो काम ही वही है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी का। तो अभी तो आप लास्ट 17-18 मंथ्स आप जो देख रहे हो तो कहाँ ही आईपीओ वगैरह आ नहीं रहे, इनको डील भी बहुत कम मिल रही है, और इंस्टीट्यूशनल इक्विटी वाला बिजनेस भी काफी ठंडा पड़ा हुआ है कंपनी का। तो अभी इन्होंने इस ये Q3 में बताया कि हमने टोटल 4 ट्रांजेक्शन करी है और मतलब 4700 करोड़ के आसपास का हमने फंड रेजिंग करवाया है कंपनीज को। ये नंबर अगर आप लास्ट ईयर देखोगे Q3 में तो 20,000 करोड़ था। तो 20,000 करोड़ से 4700 करोड़ या 5,000 करोड़ आप पकड़ो, तो ऑलमोस्ट आपका 4 टाइम का डिक्लाइन देखने को मिला है वाई लेवल पे, क्योंकि इतने ज्यादा आईपीओज नहीं आए हैं जैसे पहले के टाइम पे आते थे। तो वही है बिजनेस, इसलिए अभी स्ट्रगल कर रहा है। बाकी मतलब इन्होंने जो वो आप देखते हो ना कि इंस्टीट्यूशनल इक्विटी बिजनेस में आप कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स को कवर करते हो, तो उसको इन्होंने बढ़ाया है, पर उससे अभी कुछ खास आपको रेवेन्यू में हेल्प मिलेगा नहीं। अब
ये कह रहे हैं कि हमारा जो डील है, मतलब जो पाइपलाइन है आईपीओ का, वो तो लगभग 20 to 25 के आसपास है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि जो आईपीओ कमिट किए गए हैं वो टाइम पे आ ही जाएंगे। हमने बहुत बार देखा है ऐसे मार्केट में आईपीओ आपके डिले होते रहते हैं, और वो हुआ भी इस कंपनी के साथ पिछले कुछ क्वार्टर्स में, जिसका इंपैक्ट आपको इनके फाइनेंशियल्स पे दिखेगा। तो वही है, मतलब ये तो आप बोल सकते हो सबसे वॉलेटाइल वाला बिजनेस है इनका, डैम कैपिटल का, और इसलिए कंपनी स्ट्रगल कर रही है। इनका तो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि मार्केट का सेंटीमेंट कब इंप्रूव होगा, वो होगा तभी ज्यादा से ज्यादा कंपनीज के आईपीओ आएंगे, फंड रेजिंग होगी, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी जो है वो उनका वॉल्यूम आना स्टार्ट होगा, तभी ये कंपनी ग्रो कर सकती है। अभी तो मतलब वही है, खराब टाइम चल रहा है इनका। इन्हीं की जैसे एक और कंपनी है एमके ग्लोबल। एमके ग्लोबल का भी आप रेवेन्यू वगैरह देखोगे 13% के आसपास की ग्रोथ है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अलावा इनके 2-3 और बिजनेसेस है। जैसे एक इनका एएमसी का बिजनेस है, खुद का पीएमएस है कंपनी का, फिर वेल्थ मैनेजमेंट का भी बिजनेस है कंपनी का, तो इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है। लेकिन खराब चीज ये है कि इनका वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में ना जो क्लाइंट बेस है, टोटल क्लाइंट बेस, वो गिरा है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। हमने कितने सारी वेल्थ कंपनीज को डिस्कस किया है पिछले मतलब कब से कवर कर रहे हैं, चाहे मोतीलाल हो, नोवामा हो, आनंद राठी हो, हमने देखा है कि क्लाइंट बेस उनका ग्रो ही हुआ है। चाहे आप क्यू ऑन क्यू लेवल पे देखो या वाई वाई लेवल पे देखो, इनका क्लाइंट बेस नीचे आया है। मतलब ये एक तरीके से आपको ऐसा बोल लो कि ब्रांड इनका उस पर थोड़ा सा डाउट एक तरीके से क्रिएट करता है कि क्लाइंट्स इनके साथ पे कंफर्टेबल नहीं है, या कैसी सर्विसेज ये उनको ऑफर कर रहे हैं, और रेवेन्यू भी गिरा है इनका वेल्थ बिजनेस के अंदर। तो ये भी चीज खराब लगी है मेरे को। बाकी देखते हैं इनका आगे कैसा प्रोग्रेस चलता है। तो ये है एमके ग्लोबल। अब आते हैं 4 आपके बिजनेसेस बचे, इंटरेस्टिंग बिजनेसेस हैं। सबसे पहले एक्सचेंज की बात कर लेते हैं, बीएसई की। तो बीएसई का ये 11th कंसेक्यूटिव क्वार्टर था जहां पे इन्होंने रिकॉर्ड लेवल के रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्जिन्स, ये सारे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। मतलब आपको स्टोरी तो पता ही होगा बीएसई का चल क्या रहा है। तो पहले ये डेरिवेटिव्स में नहीं थे, डेरिवेटिव में इन्होंने एंटर किया, और इनका पिछला मतलब कितना 10, 11, 12 क्वार्टर जो है वो एक ही स्टोरी चल रही है कि मार्केट शेयर कंपनी गेन करती जा रही है डेरिवेटिव्स के अंदर। और कहां से गेन कर रही है? एनएसई से। अभी क्यू थ्री में कंपनी का जो मार्केट शेयर था वो 26-27% था। Q2 में 24 या 23% था, यानी क्यू ऑन क्यू लेवल पे आपने मार्केट शेयर गेन किया। फिर जनवरी में अगर आप इनका मार्केट शेयर देखोगे, सिर्फ जनवरी की मैं बात कर रहा हूं, तब वो 30% पहुंच गया। यानी पूरे Q3 में मार्केट शेयर 26-27%, और जनवरी में मार्केट शेयर बढ़ के हो गया मेरा 30%। यानी अभी भी इतने फास्ट रेट पे कंपनी मार्केट शेयर गेन करती चली जा रही है। आप ओवरऑल इंडस्ट्री का सेंटीमेंट देखो, वॉल्यूम की हमने बात करी कि कितना खराब टाइम गया है पिछला जो 17-18 मंथ्स है। ये बिजनेस ऐसे टाइम पे भी आपको दिखेगा 50%, 60% की ग्रोथ बहुत आराम से कर रहा है। और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ही यही है कि कंपनी क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर मार्केट शेयर अपना गेन करती चली जा रही है। अब बीएसई का एक दो जो सबसे बड़े ग्रोथ लीवर है, अगर इनका ये 30% का मार्केट शेयर ये मेंटेन भी कर लेते हैं ना यहां से, फिर भी आने वाले कुछ क्वार्टर्स में आपको हाई ग्रोथ दिखेगा बीएसई का, क्योंकि ओवरऑल मार्केट शेयर का बेस बढ़ गया है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, ये कुछ और चीजों पे भी फोकस कर रहे हैं, तो जैसे इनकी कुछ ऑप्शनैलिटीज भी हैं। एक तो कंपनी क्या कर रहा है, जो आपके नॉन वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनको बढ़ाने का इनका टारगेट है। वो क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स पे अभी कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो एक तरीके से रेगुलेटरी रिस्क भी होता है ना, कि सेबी भी मतलब कभी कभी बीच में आपको वो एक न्यूज में आता रहता है ना कि कुछ एक्शन ले सकता है, स्पेकुलेशन ज्यादा होता है। तो उससे बचने के लिए और रेवेन्यू बेस को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए कंपनी कोशिश कर रही है कि जो नॉन वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका शेयर थोड़ा सा बढ़ाया जाए। फिर जो इनका बैंकेक्स करके है, जैसे निफ्टी बैंक है, ये बीएसई का बैंकेक्स है, तो उसमें भी कंपनी कह रही है कि लॉन्ग टेन्योर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसको हम बढ़ाने को देख रहे हैं। जो 2-3 मंथ्स और उससे ज्यादा के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको बढ़ाने को देख रहे हैं। अभी आई थिंक इनका टोटल में 5% जो वॉल्यूम है वो वहां से आता है, लेकिन उस पर कंपनी काम कर रही है कि उसको इंक्रीज किया जाए। सेम रीजन कि आपका रिस्क थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो, और सेबी भी मतलब कोई रेगुलेटरी एक्शन ना ले, क्योंकि आपका स्पेकुलेशन वगैरह ज्यादा हो रहा है इन सारी चीजों को देख करके। तीसरा, एक कंपनी क्या कर रही है, इनकी एक सब्सिडरी है आईसीसीएल करके। जैसे अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको मैसेज आता होगा कई बार, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड करके। तो वो इनका क्या करता है कि जितना भी वॉल्यूम होता है इनके प्लेटफॉर्म पे ना, ट्रांजैक्शन होता है, उसको वो मैनेज करता है। मतलब एक तरीके से इनकी फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के एग्जांपल से आप समझो। तो कंपनी कह रही है अभी उसकी जो कैपेसिटी है ना, वो पर सेकंड 3000 ट्रेड जो है वो मैनेज कर सकता है। इसको हम 9x बढ़ाने को देख रहे हैं, मतलब 3000 से 27,000 लेके जाने का देख रहे हैं अगले कुछ टाइम में। तो इतनी ज्यादा कैपेसिटी एक्सपेंशन आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि एक तरीके से मैनेजमेंट श्योर है कि आगे चल के और भी वॉल्यूम हमारा बढ़ेगा, मार्केट शेयर गेन हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, तो हमको उसके लिए कैपेसिटी पहले से बना के रखनी है। तो ये 2-3 चीजें कंपनी कर रही है। फिर इनका एक और सब्सिडरी है बीएससी स्टार एमएफ करके, आपने आई डोंट नो नाम सुना होगा नहीं सुना होगा। अब ये बीएससी स्टार एमएफ क्या करता है, जो आपके ये आईएफएस होते हैं ना, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और आरए रिसर्च एनालिस्ट, इनके जो खुद के क्लाइंट्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं,
उनको मतलब उनको इन्वेस्ट करवाने के लिए ये बीएससी स्टार एमएफ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। उनका एसआईपी स्टार्ट कराना हो गया, म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट कराना हो गया, किसी का नॉमिनी चेंज कराना है, एसडब्ल्यूपी कराना है, एसटीपी कराना है, ये सब कुछ भी करना है तो ये बीएससी स्टार प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। उनके लिए फ्री है, लेकिन ये कैसे अर्न करते हैं, जो एएमसी होती है ना उनसे ट्रांजेक्शन फी आता है, पर ट्रांजेक्शन बेसिस पे कुछ इनको फी इनकम आता है। अब ये कंपनी ने क्या किया अभी रिसेंटली, जो आपके ये पोस्ट ऑफिसेस होते हैं उनके साथ में आई थिंक 1.5 या 1.6 लाख पोस्ट ऑफिसेस के साथ में इन्होंने एक एमओयू साइन किया है। अब आप देखो पोस्ट ऑफिस आपके कहां पे होते हैं, जो रूरल एरिया हो गया, सेमी रूरल एरिया हो गया, वहां पे होता है। वहां पे बैंक के ब्रांचेस भी बहुत कम होते हैं और एएमसी का ऑफिस तो वहां पे होता ही नहीं है। तो इस कंपनी का क्या टारगेट है कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो जनरली जो कस्टमर आते हैं उनको क्या पिच करते हैं, आपको जो उनकी जो फिक्स इनकम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो पिच करते हैं, पोस्ट ऑफिस के जो इन्वेस्टमेंट स्कीम होती है वो पिच करते हैं। तो उनके साथ में जब ये एमओयू साइन हुआ है तो जो म्यूचुअल फंड है एक तरीके से उनके एम्प्लॉयज वो पिच करेंगे उनके कस्टमर्स को, जो वहां पे कस्टमर्स आएंगे। तो इनका टारगेट है कि अच्छा खासा वहां पे पेनिट्रेशन हमारा बढ़ सकता है इससे। और जैसे आप देखोगे इंडिया में जब हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो जो टॉप 30 सिटीज है वहीं पे ज्यादा पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड का। जो उसके बाकी की जो सिटीज है वहां पे काफी ज्यादा अंडर पेनिट्रेशन है। जैसे आप वो एक मतलब एक चीज देखते हो ना, काफी सारे ये जो डिस्ट्रीब्यूटर है म्यूचुअल फंड के वो ये चीज बोलते हैं कि हमने B30 में इतना वॉल्यूम किया। B30 का मतलब क्या हो गया, टॉप 30 के बाद जो बाकी सिटीज हैं उसमें हमने इतना वॉल्यूम किया। उसका फायदा क्या होता है कि एएमसी ना आपको उन सिटीज के अंदर थोड़ा सा ज्यादा रेवेन्यू देता है, ज्यादा कमीशन मिलता है आपको। तो वही ये कंपनी ने किया है, लेकिन ये एक अभी जस्ट इन्होंने स्टार्ट किया। अब इसका रेवेन्यू कितना आएगा, कब से आएगा, वो सारी चीजें हमको देखना है। तो एक ये कंपनी चीज कर रही है। दूसरा सेबी ने ना एक मतलब एक कंप्लायंस निकाला है। जैसे पता नहीं क्या करके उसका नाम है, ऑक्शन सिस्टम कुछ करके है। तो अभी तो क्या होता है, जैसे आपका हर एक स्टॉक का जो क्लोजिंग प्राइस है वो आपका डिसाइड होता है कि हाफ एन आवर के अंदर जो उसका एवरेज प्राइस होता है उसके बेसिस पे। लेकिन उसमें इनका कहना है कि मैनिपुलेशन बहुत होता है, क्योंकि कोई भी बड़ा प्लेयर आता है एकदम से ज्यादा वॉल्यूम डाल देता है तो वो स्टॉक प्राइस को मैनिपुलेट कर सकता है हाफ एन आवर में। और उसका डिसएडवांटेज ये होता है कि मतलब काफी सारे जो आपके म्यूचुअल फंड हैं या पीएमएस है उनका एनएवी तो उसी पे डिसाइड होता है ना कि क्लोजिंग प्राइस क्या है। तो उसको थोड़ा सा और ट्रांसपेरेंट करने के लिए ग्लोबली एक वो ऑक्शन सिस्टम फॉलो किया जाता है, जहां पे आपका लास्ट के हाफ एन आवर में जो बायर्स हैं और जो आपके ये सेलर्स हैं वो बिड डालते हैं और एक एवरेज प्राइस के ऊपर, उसका वेटेड एवरेज प्राइस के ऊपर स्टॉक का जो है वो क्लोजिंग प्राइस वहां से डिसाइड होता है। सिस्टम को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए बेसिकली तो सेबी ने बोला है दोनों एक्सचेंज को, एनएससी बीएससी, इसको अगस्त 2026 तक इस सिस्टम को मतलब रेडी रखने के लिए। तो एक तो देखो कंप्लायंस मैंडेटरी है, इनको ये करना ही पड़ेगा। दूसरा बीएससी का कहना है कि अगर हमने ये ज्यादा इफेक्टिवली कर दिया तो अभी हमारे जो प्लेटफॉर्म पे है ना, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एफआईआईज, डीआईआईज, उनका इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं आता है। तो अगर हमने ये कर दिया तो उनका वॉल्यूम भी मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पे इंक्रीज हो सकता है। तो वो भी एक हमारे लिए वॉल्यूम बूस्टर होगा आगे चल के। तो ये सारी चीजें हैं। मतलब ओवरऑल अगर आप देखो तो कंपनी के ग्रोथ की लीवर्स काफी सारे हैं, ऑप्शनैलिटीज भी हैं, जो अगर इनके फेवर में जाती है तो ग्रोथ रनवे और बढ़ सकता है कंपनी का। इसके साथ में एक और चीज है बीएससी के लिए, मार्जिन इंप्रूव होंगे कंपनी के नियर टू मीडियम टर्म में। ये जो एक्सचेंज होते हैं ना, इनके लिए एक होता है एसजीएफ, सेटलमेंट गारंटी फंड करके। एमसीएक्स को आप देखोगे उनका भी होता है। ये मतलब बेसिकली सेबी बोलता है कि आपको ना अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम का कुछ जो पोर्शन है वो इसमें डालना है एसजीएफ के अंदर। बेसिकली अगर कल को चल के कोई भी मेंबर डिफॉल्ट करता है तो आपको वो जो ट्रेड है वो इस फंड से सेटल करना है, एक तरीके से सिक्योरिटी की तरह आपको इस फंड में कुछ डालना है। अब ये डिपेंड करता है कि हर एक एक्सचेंज में ना डेरिवेटिव का वॉल्यूम कितना होता है। बीएसई ने क्योंकि FY23 में शायद अपना ये स्टार्ट किया था डेरिवेटिव्स वगैरह, तो आप देखोगे पिछले 2 साल में तो मतलब क्या ही ग्रोथ देखने को मिला इनके वॉल्यूम्स के अंदर। तो अभी तक बीएसई को क्या करना पड़ता था, अपना ट्रेडिंग वॉल्यूम का ना 5% जो है वो इसमें ऐड करना पड़ता था एसजीएफ का। एग्जांपल के लिए समझो कि 100 करोड़ का इनके प्लेटफॉर्म पे वॉल्यूम हुआ है, तो इनको 100 करोड़ में ना 5 करोड़ जो है वो एसजीएफ के अंदर डालना पड़ता था, सेटलमेंट गारंटी फंड के अंदर। अभी क्या हो गया है, बीएसई का कहना है कि जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है ना एसजीएफ में कि एक एक्सचेंज को कितना डालना है, उसका 150% हम ऐड कर चुके हैं एसजीएफ के अंदर। तो अब क्या होगा, आने वाले टाइम में ना हमको 5% की जगह सिर्फ 3% डालना है। यानी अभी तक 100 करोड़ पे 5 करोड़ हम एसजीएफ में डालते थे, आगे चल के वो 5 करोड़ की जगह सिर्फ 3 करोड़ डालना है। तो जो 2 करोड़ है एडिशनल, वो हमारे सीधे बॉटम लाइन में ऐड होगा, यानी प्रॉफिट बढ़ेगा कंपनी का, मार्जिन इंप्रूव हो जाएंगे। ये नियर टू मीडियम टर्म में, क्योंकि आगे चल के अगर आपके डेरिवेटिव्स के वॉल्यूम फिर से बढ़ेंगे तो आपका वो 3% वापस 4% 5% जा सकता है। लेकिन नियर टू मीडियम टर्म में कंपनी के जो मार्जिन है वो इससे इंप्रूव हो सकते हैं। ऑलरेडी आप देखोगे वाई लेवल पे, क्यू लेवल पे कंपनी के मार्जिन कहां से कहां आ गए हैं। तो ये एक और मतलब एक एडिशनल लीवर देता है कंपनी को
कि मार्जिन इनके और इंप्रूव हो सकते हैं। प्लस ये बिजनेस इस तरीके का होता है, चाहे आप CDSL को देखो, BSE को देखो, MCX को देखो, कि अगर आपका वॉल्यूम ग्रोथ ऐसा आ रहा है 50%, 70%, 100% YOY लेवल पे, तो ऑपरेटिंग लेवरेज तो इन कंपनीज को मिलता ही है। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग लीवर्स हैं BSE के, और इसके बेसिस पे कंपनी अगले 2-3 साल के अंदर बहुत आराम से 30 से 40% के रेट पे ग्रो कर सकता है। लेकिन कुछ रिस्क भी हैं। एक तो सबसे बड़ा रिस्क ये लगता है इनके लिए कि मतलब हर थोड़े टाइम पे, जैसे हम सेबी से सुनते हैं, उनका कोई इंटरव्यू आ गया या कुछ ऐसा मार्केट में कुछ ऐसा र्यूमर आ गया कि और ये जो आपका इक्विटी ट्रेडिंग वाला जो काम है, इसको सेबी और स्ट्रिक्ट कर सकता है, इसकी कॉस्ट और बढ़ा सकता है। जैसे अभी बजट में हमने देखा STT बढ़ा दिया, तो ऐसा कुछ न्यूज़ भी आता है ना, तो एक तरीके से आप समझ लो कि मतलब स्टॉक पे बहुत खराब इंपैक्ट पड़ता है, सेंटीमेंट खराब हो जाता है बिजनेस का। फिर एक और चीज आप देखोगे, अभी तक तो कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रही है कंसिस्टेंटली हर एक क्वार्टर के अंदर, 30% अभी इनका मार्केट शेयर हो चुका है। अब ये जो हमने 30-40% की ग्रोथ की जो बात करी है इनका अगले 2-3 साल के अंदर, उसमें एक सबसे बड़ा ग्रोथ लीवर रहेगा कि ये मार्केट शेयर कंपनी का कंटिन्यू रहे। एटलीस्ट अगर इस रेट पे नहीं भी बढ़ता है तो थोड़ा थोड़ा कंपनी का मार्केट शेयर यहां से और इंप्रूव ही होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हो गया, मान लो कल को चल के NSE ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, कुछ भी चीजें करके अगर वो वापस से मार्केट शेयर अपना रीगेन करना स्टार्ट कर देते हैं और BSE मार्केट शेयर लूज करना स्टार्ट कर देता है, अभी 30% है, ये वापस नीचे 28-27% पे भी आता है, तो ये जो ग्रोथ का हमने एस्टिमेट लगाया है ना, फिर वो भी चला जाएगा। तो ये दो चीजें हमको मेन ट्रैक करनी है कि हर एक क्वार्टर में BSE का मार्केट शेयर एटलीस्ट सस्टेन तो रहे, थोड़ा बहुत बढ़े, धीरे धीरे बढ़े, तो ग्रोथ आती रहेगी। दूसरा, सेबी कोई ऐसा स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले दोबारा से जो ट्रेडिंग का सेंटीमेंट खराब करे। वो दो चीजें नहीं होती है तो बिजनेस जैसा चल रहा है अच्छा अपना मोमेंटम मेंटेन कर सकता है आगे चल के। तो और अर्निंग का लीवर तो हमने डिस्कस कर ही लिया कि मार्जिन भी नियर टर्म में इंप्रूव होंगे इनके। सो ये है आपका BSE। नेक्स्ट एक्सचेंज है आपका MCX। MCX भी आप देखो तो पिछले कितने सारे क्वार्टर से सॉलिड ग्रो कर रहा है। उनका एक ही वो प्रॉब्लम था बीच में, जो सिस्टम को वो अपग्रेड कर रहे थे, तो जब से उनका वो ठीक हुआ है तब से तो हर एक क्वार्टर में 50%, 60%, कभी कभी तो रेवेन्यू डबल भी हो रहा है, जैसे कि लास्ट क्वार्टर में हुआ था। अभी Q4 में कमोडिटी में जो हमने ये वोलेटिलिटी देखी है क्रूड में स्पेशली, उससे एक्सपेक्टेड है कि Q4 में बहुत बंपर नंबर्स आएंगे इस कंपनी के। ऑलरेडी आए हैं, Q2 Q3 में भी आए हैं, और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि Q4 भी बहुत अच्छा रहेगा कंपनी का, वॉल्यूम बेस बहुत बढ़ जाएगा ऑप्शंस के अंदर। Q1 में वो थोड़ा सा गिरेगा, लेकिन स्टिल जो पुराना बेस है कंपनी का, नया वॉल्यूम बेस उससे डबल हो जाएगा। ऑलमोस्ट 35-40 बिलियन था, अब 70-80 हो जाएगा। एक अच्छी चीज क्या हुई है MCX के लिए, इनकी रेवेन्यू की क्वालिटी इंप्रूव हुई है। पहले इनका जो ये ऑप्शन वॉल्यूम की जो डिपेंडेंसी है ना, वो एनर्जी पे ज्यादा थी। अब गोल्ड और सिल्वर पहले आई थिंक 25% कंट्रीब्यूट करते थे ऑप्शंस वॉल्यूम में, अब उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ के 55 या समथिंग 60% के आसपास है। तो क्या हुआ है, मेरी डिपेंडेंसी एनर्जी से डाइवर्सिफाई होकर के गोल्ड और सिल्वर वगैरह की तरफ चल गई है। फिर इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले मिनी गोल्ड और वो सिल्वर वगैरह के भी मतलब लॉन्च करे थे, उसका भी रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है कंपनी को। प्लस इनका भी ग्रोथ का एक दो लीवर है, काफी अच्छा लीवर है। जैसे एक तो आप देखोगे अभी तक जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इतना मतलब अलाउ नहीं करती थी, जो FPIs हो गए आपके म्यूचुअल फंड जो हैं उनको ये MCX में या कमोडिटी में ट्रेड करने में काफी रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने लगाया हुआ था। लेकिन पीछे आप देखोगे डिस्कशन ऐसा चल रहा है कि सेबी उन रिस्ट्रिक्शंस को ना थोड़ा सा मतलब ईज ऑफ करने को देख रहा है। अगर वो होता है तो उनका वॉल्यूम आएगा, क्योंकि अभी भी आप देखोगे तो इक्विटी ट्रेडिंग के कंपैरिजन में जो FPIs का शेयर है कमोडिटी ट्रेडिंग में वो सिर्फ 2% है, इक्विटी में आई थिंक 15 या 16% है, तो बहुत ज्यादा गैप है। तो वो अगर होता है तो वॉल्यूम और बढ़ेगा कंपनी का। दूसरा एक और है कि ये जो FPIs हैं म्यूचुअल फंड से, ये खुद से भी मतलब ज्यादा इंटरेस्ट अभी लेते नहीं थे कमोडिटी में, क्योंकि एक तो मतलब वो कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क नहीं लेना चाहते। जैसे वो अगर आप इक्विटी में देखोगे तो वो निफ्टी में ट्रेड करते हैं, सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं, जहां पे आपके पास में बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज है, 50 स्टॉक्स है निफ्टी में, 30 स्टॉक्स है आपके ये सेंसेक्स में। तो इसी के लिए MCX ने अब क्या किया ना, एक वो बुलडेक्स और मेल्टेक्स करके दो इंडेक्स लॉन्च किए हैं, जहां पे आपको एक पर्टिकुलर कमोडिटी पे ट्रेड नहीं लेना है, आप वो बास्केट ऑफ कमोडिटीज पे ले सकते हो। तो आपका रिस्क जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो वो भी मैनेजमेंट बोल रहा है कि इनिशियली उसका रिस्पॉन्स भी हमारा अच्छा आया है। तो ये दो चीजें हैं जिससे कंपनी की आगे की ग्रोथ और बढ़ सकती है। फिर एक और चीज इन्होंने किया MCX ने, जो आपके ये डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं जीरोधा, एंजल वन वगैरह, इनके साथ में इन्होंने इंटीग्रेशन किया है। तो अगर आप इनका YOY क्लाइंट बेस देखोगे ना, यूनिक क्लाइंट कोड, उसमें आई थिंक 60 या 65% की ग्रोथ देखने को मिली है। बट अभी भी अगर आप इसको इक्विटी ट्रेडिंग से कंपेयर करोगे तो 4 से 5 टाइम का गैप है। मतलब अंडर पेनिट्रेशन हम तो बोलते हैं इक्विटी में बहुत है, कमोडिटी ट्रेडिंग में इक्विटी ट्रेडिंग से भी 4 से 5 टाइम का गैप है। तो वो भी एक आपके लिए एक और अच्छा ग्रोथ लीवर है। और ये इंटीग्रेशन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, ये आने वाले क्वार्टर्स में आपका और बढ़ेगा। और जैसे आप देखो गवर्नमेंट ने भी जो बजट में STT का वो बढ़ाया है, लेकिन CTT जो है आपका कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, उसका रेट नहीं बढ़ाया।
तो मतलब एक तरीके से गवर्नमेंट भी चाहता है कि कमोडिटी में ट्रेडिंग वॉल्यूम और बढ़े, पेनेट्रेशन और इंप्रूव हो, और इसीलिए डिस्कशन चल रहा है कि एफपीआईज और म्यूचुअल फंड्स के लिए जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको भी वो मतलब नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे ग्रोथ लीवर्स हैं एमसीएक्स के लिए कि आगे चल के कंपनी के नंबर्स और इंप्रूव हो सकते हैं, और अभी भी ऑलरेडी ये कंपनी अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर ही रही है। फिर इन्होंने भी बोला अपने कॉन कॉल में कि हमारी जो करंट कैपेसिटी है ना, मतलब जितना वॉल्यूम हमारे प्लेटफॉर्म पे अभी होता है उसका 3 से 4 टाइम और ज्यादा वॉल्यूम हम हैंडल कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी पे, लेकिन इसको हम 10x तक बढ़ाने को देख रहे हैं नियर फ्यूचर के अंदर। सेम जैसे बीएससी ने बोला कि 9x बढ़ाएंगे, ये भी कंपनी कह रही है कि इसको 10x और इंक्रीज करने को देख रहे हैं हम आने वाले टाइम के अंदर। तो ये सारा है आपका एमसीएक्स का खेल। इनका मतलब अगर आप ग्रोथ लीवर्स देखोगे उससे ऐसा लग रहा है कि कंपनी ज्यादा फास्ट रेट पे ग्रो कर सकती है बीएससी के कंपैरिजन में, लेकिन इनका जो ग्रोथ है ना वो वॉलेटाइल रहेगा। जब भी कमोडिटी में ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, चाहे वो क्रूड हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी ऐसा आपका कमोडिटी हो, उस टाइम पे इनके वॉल्यूम से एकदम से ज्यादा ग्रो करेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ हमको वैसा देखने को मिलेगा। और जब भी वॉलेटिलिटी कम होगी उस क्वार्टर में थोड़े से ग्रोथ के नंबर कम हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखोगे 2-3 ईयर्स के पर्सपेक्टिव से तो अच्छा ग्रोथ आउटलुक है इस कंपनी का भी। इनका एक वो रिस्क अभी जैसे बीएससी ने अपने कॉन कॉल में बोला है कि एक बार हमारा ये ऑप्शन का जो वॉल्यूम है, डेरिवेटिव का जो वॉल्यूम मार्केट शेयर है, वो एक बार हमारा थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, उसके बाद में हम सेम इंटेंसिटी से ना कमोडिटी के अंदर भी एंटर करेंगे। मतलब मुझे एक्चुअली में सीडीएसएल के कंपैरिजन में बीएससी की जो मैनेजमेंट है ना वो ज्यादा एग्रेसिव लगती है। तो वो एक रिस्क है एमसीएक्स के लिए कि अगर कल को वो बीएससी एंटर करता है और सेम अप्रोच जो उन्होंने ये यहाँ पे दिखाया है डेरिवेटिव में, अगर वो वहाँ कमोडिटी में भी दिखाते हैं तो शायद मार्केट शेयर में थोड़ा बहुत हेर फेर हो सकता है। वो इंटरेस्टिंग गेम है, लेकिन अभी तो वो है नहीं। जब होगा तब देखेंगे, जब वो स्टार्ट करेंगे फिर कैसा उनका रिस्पॉन्स मिलता है, वो सारी चीजें हैं। अभी के लिए आप देखोगे तो एमसीएक्स बढ़िया है, ग्रोथ लीवर अच्छा लग रहा है। बस वही है, मुझे देखना है कि क्या मैं इस वोलेटिलिटी के साथ में कंफर्टेबल हूं कि किसी क्वार्टर में आपको अच्छा ग्रोथ दिखेगा, किसी क्वार्टर में वॉल्यूम ग्रोथ नीचे जाएगा, तो वो सारी चीजें देख करके हमको डिसीजन लेना है। तो ये है आपका बीएससी एमसीएक्स। अब लास्ट 2 कंपनीज बची हैं, दोनों डिपॉजिटरीज, सीडीएसएल और एनएसडीएल, दोनों को साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो सीडीएसएल का अगर डीमैट अकाउंट टोटल आप देखोगे 17 करोड़ क्रॉस हो चुका है, 80% का मार्केट शेयर है, एक तरीके से मोनोपोली है कंपनी की। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खेल हो रहा है, मतलब टोटल मार्केट शेयर आप देखोगे ना तो सीडीएसएल लीडर है 80%, बट जो इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर है उसमें एनएससी नहीं, एनएसडीएल का जो मार्केट शेयर है वो 7-8% था पहले आई थिंक, अब वो 15-16% चला गया है। इंक्रीमेंटल मार्केट शेयर का मतलब क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी नए डीमैट अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं ना उसमें एनएसडीएल ने अपने मार्केट शेयर को डबल कर लिया, 7-8% से 15-16%। ओवरऑल मार्केट शेयर अभी भी सीडीएसएल का ही है ज्यादा, 80% सीडीएसएल का है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है कि पिछले कुछ टाइम से एनएसडीएल थोड़ा सा एग्रेसिव हुआ है। अब सीडीएसएल जो है वो आपके रिटेल क्लाइंट्स को ज्यादा टारगेट करता है, एनएसडीएल के पास में ज्यादा आपके इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स हैं, मतलब जो आपके इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका डीमैट है। तो ये दोनों में अभी लड़ाई चल रही है। ओवरऑल बिजनेस मोमेंटम आप दोनों का देखोगे तो वीक है, सीडीएसएल हालांकि ज्यादा बेटर कर रहा है एज कंपेयर टू एनएसडीएल। अच्छा, एनएसडीएल का एक और चीज है, मतलब अगर आपको बिजनेस मॉडल नहीं पता है, सीडीएसएल का तो मतलब प्योर डिपॉजिटरी से ही रेवेन्यू आता है, सारा का सारा मेन रेवेन्यू जितना भी आप देखो, प्रॉफिट भी उसी से आता है, इसीलिए आप देखोगे सीडीएसएल के मार्जिन भी बहुत अच्छे हैं। प्लस सीडीएसएल एनएसडीएल की कंपैरिजन में ना पर ट्रांजैक्शन जो चार्जेस हैं वो 50 पैसा कम चार्ज करता है, मतलब एनएसडीएल के कंपैरिजन में पर ट्रांजैक्शन जो प्राइसिंग है वो 50 पैसा कम है। फिर भी सीडीएसएल के मार्जिन आप देखोगे तो आई थिंक डबल का ऑलमोस्ट डिफरेंस है एनएसडीएल के कंपैरिजन में। मार्जिन बहुत अच्छे हैं सीडीएसएल के। एनएसडीएल के मार्जिन क्यों कम है? क्योंकि उनका रेवेन्यू में ना सिर्फ 43-44% ही कॉन्ट्रीब्यूशन इससे आता है, डिपॉजिटरी से। बाकी उनका जो ऑलमोस्ट 50% के आसपास रेवेन्यू है वो पेमेंट बैंक से आता है, और पेमेंट बैंक में कंपनी के मार्जिन बहुत कम है। प्रॉफिट में 90 या 85% कंट्रीब्यूशन है इसका डिपॉजिटरी का, यानी डिपॉजिटरी रेवेन्यू सिर्फ 40-45% ला रहा है, लेकिन प्रॉफिट ऑलमोस्ट 90% डिलीवर कर रहा है मेरे लिए। बाकी का जो मेरा वो रेवेन्यू है वो आ रहा है पेमेंट बैंक से, पर पेमेंट बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कंपनी की। तो ये एक आपको बड़ा डिफरेंस दिखेगा। एनएसडीएल अभी अपना पूरा फोकस ला रहा है रिटेल के ऊपर कि रिटेल क्लाइंट्स को हमको लेके आना है, उसके लिए इन्होंने वो एचयूएफ जैसे आप देखोगे तो अभी तक क्या होता था, सिर्फ जो इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं ना, जैसे मेरा आपका अकाउंट हो गया इंडिविजुअल अकाउंट, रिटेल अकाउंट, तो वो अगर आपको ओपन करना है तो आप डिजिटल कर सकते थे। अदरवाइज जितने भी नॉन इंडिविजुअल अकाउंट्स होते थे, चाहे वो एचयूएफ हो या कॉर्पोरेट का अकाउंट हो या एलएलपी का अकाउंट हो, पार्टनरशिप का अकाउंट हो, ये सब आपको फिजिकल फॉर्म वगैरह के थ्रू ओपन करना होता था। बट एनएसडीएल ने क्या किया है, एचयूएफ के लिए किया अभी ये स्पेसिफिकली, इन्होंने डिजिटल मोड ओपन कर दिया है कि एचयूएफ को अगर अकाउंट ओपन करना है तो वो डिजिटल मोड से कर सकता है। प्लस एनएसडीएल एनएसडीएल ने बहुत सारे पार्टनरशिप्स भी किए हैं काफी सारे ये बैंक ब्रोकर्स के साथ में, जैसे एचडीएफसी सिक्योरिटी है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटी है, कि आपके पास में कोई भी डीमैट अकाउंट ओपन होता है तो वो एनएसडीएल में होगा। तो ये सारी चीजें एनएसडीएल कर रहा है, जोर लगा रहा है कि मार्केट शेयर हमारा और ज्यादा बढ़े आगे चल के। लेकिन ओवरऑल बिजनेस में ग्रोथ तो ना सीडीएसएल के है ना एनएसडीएल के है।
सीडीएसएल के लिए एक और चैलेंज आया है। इनका जो सीवीएल केआरए करके जो बिजनेस है, जहां पे ये एक तरीके का लाइब्रेरी वाला बिजनेस है, मेरा आपका जो भी केवाईसी का डेटा है वो इनके पास में होता है। अब कल को चल के मैं कहीं पे भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूं या कोई नया डीमैट अकाउंट ओपन करूं या कहीं भी मेरे को किसी भी मतलब मेरे को केवाईसी कराना है, तो जो मेरा ब्रोकर होगा, जो मेरा एएमसी होगा, उसको वो जो डेटा है वो सीवीएल केआरए से फैच करना पड़ेगा और उसका वो फी चार्ज करते हैं, वहां से इनको इनकम आता है। अब क्या हुआ है, ये केआरए वाले बिजनेस में ना एक तो कैम्स है और पता नहीं के फिनटेक है, शायद एनएसडीएल का भी है ये बिजनेस, काफी सारे प्लेयर्स एंटर हो गए हैं। दूसरा जो सी केवाईसी 2.0 गवर्नमेंट ने जो स्टार्ट किया है, उससे भी इनके बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ रहा है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफी इंपैक्ट देखने को मिला है। हालांकि मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारे पास में जो डेटा होता है उसकी वैलिडिटी ज्यादा होती है, वो ज्यादा डिटेल्ड वाला डेटा होता है, तो हमें नहीं लगता इसके बिजनेस पे ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन रिसेंट क्वार्टर्स में उसके प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ पे भी इंपैक्ट देखने को मिला है। तो ये चल रहा है दोनों बिजनेसेस में, मतलब सीडीएसएल एनएस, अगर मुझे दोनों में कंपेयर करना हो तो सीडीएसएल ऑफकोर्स बहुत ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू एनएसडीएल। लेकिन वहां पे भी आपको दिखेगा तो अभी एक तरीके से वॉल्यूम्स बिल्कुल ही नहीं आ रहे हैं कंपनी के, ट्रांजेक्शन चार्जेस बहुत स्लो है कंपनी का, और उसके साथ में आप वैल्यूएशन देखो तो 50-55 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक तो प्रॉब्लम ये है स्टॉक के साथ में कि इतना ज्यादा पॉपुलर है ये, स्पेशली रिटेलर्स के बीच में। थोड़ा भी स्टॉक गिरता है ना तो एकदम से रिटेलर घुस जाते हैं कि मतलब लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, लॉन्ग टर्म का स्टॉक है। लेकिन लॉन्ग टर्म तो हम देख ही रहे हैं, 2 साल हो गया, अभी तक भी बिजनेस में कोई इंप्रूवमेंट देखने को मिली नहीं, और यहां से भी मतलब नियर टर्म अच्छा नहीं लग रहा सीडीएसएल का। ये है कि स्टॉक बहुत ज्यादा गिर जाए तब मेरे पास में शायद मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो, लेकिन करंट लेवल्स पे कोई खास इंटरेस्ट अभी बनता नहीं है। तो ये हो गया आपके डिपॉजिटरी। तो सारे बिजनेसेस हमने डिस्कस कर लिए, ब्रोकिंग हो गया, एक्सचेंज हो गया और डिपॉजिटरी हो गया। ब्रोकिंग में सबसे बेस्ट प्लेयर आनंद राठी शेयर ब्रोकर, उसके साथ में एंजल वन, इन दोनों में अच्छी अपॉर्चुनिटी लगती है 2-3 इयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो थीसिस है, जो लीवर्स है, अगर वो प्ले आउट होते हैं आने वाले क्वार्टर्स में, वो हमको ट्रैक करना है। एक्सचेंज में आप देखोगे बीएसई एमसीएक्स दोनों अच्छे लगते हैं, बस जो चीजें हमने डिस्कस करी है, क्या क्या रिस्क है, वो हमको क्लोजली फॉलो करना है। और एक और तरीका है रिस्क मैनेज करने का कि आप एलोकेशन कैसे अपना रख के चलते हो, वो भी आपको थोड़ा सा अननेसेसरी हेडेक नहीं देता कई बार, तो वो है। बाकी डिपॉजिटरी में मतलब मुझे कोई खास अभी इंटरेस्ट है नहीं, ट्रैकिंग ऑफकोर्स इनका करते रहेंगे, देखते हैं आने वाले क्वार्टर्स कैसे रहते हैं। अब पार्ट 2 करेंगे जिसमें वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को डिस्कस करेंगे, और अगर कुछ मुझे इंटरेस्टिंग कंपनीज दिखती है, आरटीएस भी होंगे, कैम्स के फिनटेक भी होगा, उसके अलावा कोई और बिजनेसेस दिखे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। सो ये है, तो बाकी आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।